महिला आरक्षण के बाद क्या कहता है देश का मिजाज, देश का मूड? आज आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स का ये ताजा सर्वे। ओबीसी की पॉलिटिक्स इस वक्त जबरदस्त तरीके से चल रही है, लेकिन ये पॉलिटिक्स होती क्या है ये समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। जब जाति इंपॉर्टेंट होती है तो बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है। कौन कितना काबिल है, कौन किसके पास कितना एक्सपीरियंस है, कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखती है तो सिर्फ जाति। और इसे समझने के लिए आपको संसद में सपा नेता रामगोपाल यादव का एक बयान सुनना चाहिए, जिसमें वो बड़ी साफ गोई से एक बड़ी अंदर की बात बता गए। कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने इंटेलिजेंट हैं। वे सब जानते हैं कि आप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार राज्यसभा में शपथ हो रही थी, नहीं लोग हमारे बगल में लालू जी बैठे थे। उनका एक कैंडिडेट आया शपथ लेने। मैंने कहा लालू जी कल ये पूरा प्लास्टर बांधे हुए था, कह रहा था झारखंड में गए थे लालू जी की जमानत के वक्त, तो लाठीचार्ज में मेरा पैर टूट गया। आज ये सही चल रहा है। बोले राज्यसभा में आने के लिए ही कर रहा था। तो मैंने कि फिर टिकट क्यों दी आपने, फिर टिकट क्यों दी आपने? बोले इसकी जाति का कोई बड़ा आदमी नहीं था, देना था, मजबूरी में लाना पड़ा। मैं जानता हूं बहुत फ्रॉड था। तो सब जानते हैं मोदी जी कौन क्या है। अब लालू जी जैसे नेता को भी, जो इतने पुराने नेता, इतने मंझे नेता हैं, अगर जाति के सामने झुकना पड़ता है तो आप समझिए फिर बाकी लोगों का क्या हाल होता होगा। और यही ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। उसके नाम पर जो कुछ हो रहा है ये वही मजबूरी है जो जाति सबको सबसे मजबूरन करवा रही है। चलिए, अब हकीकत है हमारे देश की, तो इसको पलटा तो नहीं जा सकता तुरंत, लेकिन इस वक्त उस जाति का मूड क्या है, खासकर यूपी और बिहार जैसे राज्य में। तो मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के आंकड़े सबसे पहले रखने जा रहा हूं। कुछ प्रोमिनेंट कास्ट का डेटा कि आखिर आज चुनाव हो जाए तो वो किसको वोट देंगे। तो आपके सामने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो जिसको हम डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, सबसे ज्यादा असर रखने वाली जाति यादव, उसकी बात हम करते हैं। इंडिया अलायंस के पक्ष में 70% तक यादव वोट जा सकता है। आज के हालात के अंदर इंडिया अलायंस को मिल सकता है 22% वोट। तो ये यूपी में यादव कम्युनिटी का अगर ये रुझान है तो देखकर कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। अब आप आगे देखिए कुर्मी समुदाय। मैं फिर बता दूं, उत्तर प्रदेश की बात में कर रहा हूं और ये सब ओबीसी समुदाय की जातियां हैं। 61% कुर्मी समुदाय में एनडीए को लेकर के हमें रुझान दिखाई दिया। 30% तक कुर्मी वोट इंडिया अलायंस के पास जा सकता है, यानी दुगना वोट जो है इंडिया अलायंस से एनडीए को मिलता हुआ दिखाई देता है। लोध जाति की तरफ देखिए, 70% लोध जाति का वोटर एनडीए के लिए यानी नरेंद्र मोदी के लिए दिल में भाव रखता है। 20% इंडिया अलायंस के लिए। केवट मल्ला निषाद पार्टी के जो साथी हैं, अभी मैं उस जाति की बात कर रहा हूं जो कि एनडीए के साथ हैं, 73% तक ये वोट कर सकते हैं एनडीए के लिए, 22% इंडिया अलायंस के लिए। ऐसे अगर आप जाट वोटर की बात करें, जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव है, 45% तक ये वोट एनडीए को मिल सकता है और 51% तक इंडिया अलायंस को। ऐसे गुर्जर समुदाय है, मौर्य समुदाय है, जिनमें आपको एक अच्छा खासा जोर जो है वो बीजेपी एनडीए के लिए दिखाई देता है, इंडिया अलायंस के लिए कम रुझान दिखाई देता है। सबसे पहले तो हर्षवर्धन जी, मतलब जाति के बगैर अभी यूपी और बिहार की बात तो हम नहीं सोच सकते। नहीं, जाति के बगैर सोच नहीं सकते, लेकिन जातियों का मामला बहुत ठीक से बदला है। जैसे बड़ा एकदम मुझे लगता है कि भावेश जी को इसके लिए बधाई देनी चाहिए। यादव मतदाता 22% आ रहा है और कुर्मी मतदाता 61% एनडीए के पास आ रहा है। एक तरह से देखें तो अगर जो कुर्मी की पार्टी मानी जाती है, यानी पटेल मतदाता, उत्तर प्रदेश का पटेल, तो उनकी पार्टी है अपना दल। अब वो अपना दल सोनेलाल पटेल जी की 2 बेटियों में बट गई है। एक अनुप्रिया पटेल जो अपना दल सोनेलाल है, और दूसरी पल्लवी पटेल और उनकी माता जी यानी कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल की पार्टी। अब कैसे ये जातियां अपने लिहाज से करती हैं खेल कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सीट पर अनुप्रिया पटेल प्रचार भी करने जाती हैं तो भी पटेल उनको वोट नहीं देता है। वो वोट किसको करता है? उसको वहां पल्लवी पटेल दिख रही थी। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में यह दिखा। इसका मतलब जातियों में भी राजनीतिक तौर पर पार्टी से इतर प्रत्याशी दिखने लगा है। और यह हर पार्टी के लिए चिंता की भी बात है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि एक किसी नेता को पकड़ेंगे, एक पार्टी अपने खांचे में लाएंगे और पूरा वोट दुरुस्त। अब यह नहीं होने वाला है। दूसरा जो यादवों का है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। 2022 के विधानसभा चुनाव में फूलपुर है एक जगह, फूलपुर कस्बा, बाजार, लोकसभा, विधानसभा सब है। वहां पर एक दुकान पर मैं बैठा था, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा भैया ये चला ग्रहण मोदी के दे, हम का करी, हम तो तबो यहीं रहे। यानी मौलाना साहब कह रहे थे कि यादव जी 2019 के चुनाव में चले गए थे मोदी के साथ,
ये जो डायनेमिक्स बदला है, यानी ओबीसी पॉलिटिक्स में एक बड़ा वर्ग है जो जाति से इतर प्रत्याशी और प्रत्याशी से इतर नेशनल पॉलिटिक्स में अपने मुद्दों की तरफ देख रहा है, और ये सर्वे उसी को और एस्टैब्लिश करता हुआ दिख रहा है। देखिए, जितना भी हमने जातियों की बात की उत्तर प्रदेश में, एक आप यादव को छोड़ दें तो इसके अलावा बाकी तमाम ज्यादातर प्रोमिनेंट ओबीसी जातियां जो हैं वो आपको एनडीए की ओर ज्यादा रुझान रखती हुई दिखाई देंगी, यानी उनकी पहली पसंद एनडीए नरेंद्र मोदी है। इसमें भी अगर कुछ हद तक आपको लगभग बराबरी का मामला दिखाई देगा, और यहां एनडीए थोड़ा सा पीछे छूटता हुआ दिखाई देता है विपक्ष के साथ में, तो वो जाट समुदाय है। तो यादव और जाट को अगर छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर मैं कहूंगा 90% ओबीसी जो है वो हमें एनडीए की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल साहब, इसको दो हिस्सों में लेकिन समझना चाहिए। अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर आप देखें तो बिल्कुल ये सर्वे आपको उसी रूप में है जो कि ग्राउंड पे सिचुएशन है, लेकिन जब विधानसभा की स्थिति आती है तो वहाँ पे फर्क पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जैसा कि आपने बताया है कि नॉन यादव ओबीसी में बीजेपी को कोई समस्या नहीं है, खासतौर पर तब जब आपके पास ओम प्रकाश राजभर हैं, निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल हैं। विधानसभा में ज़रूर फर्क पड़ जाता है अगर ये ना रहे तो भी, अगर लोकसभा में अगर ये ना भी रहें तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जो कि इस बैरियर को तोड़ते हैं। जाटों को लेकर ज़रूर एक बड़ा कंसर्न बीजेपी का हमेशा से ही रहता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहाँ भी लगभग ऑलमोस्ट जैसा कि डाटा दिखा रहा है वैसी स्थिति रहती है, क्योंकि इनके कई सारे ऐसे जाट सांसद हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और उसके सहारे ये लेकर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी जाटों का जो बड़ा हिस्सा है वो चौधरी अजीत सिंह की लेगेसी में ही विश्वास करता है, चौधरी चरण सिंह की लेगेसी में ही विश्वास करता है, और उसी परंपरा को उनके सुपुत्र भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जाटों को लेकर बीजेपी की कोई बहुत बड़ी चिंता हो उत्तर प्रदेश में, ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आता। हरियाणा में तो है ही नहीं, जिसके घर अभी हम लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में भी वो कंसर्न नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी पार्टी ये मानकर चलती है कि 40 से 50% के बीच हमें आ जाएगा लोकसभा चुनाव में। अभी बात हो रही थी, आप लोग जब पहले ओबीसी की बात हुई तो आप लोगों ने कहा कि ओबीसी ट्रेडिशनली कोई ऑप्रेस्ड क्लास नहीं मानी जाती रही है, लेकिन अखिलेश यादव, क्योंकि हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव का बहुत ज्यादा जोर है जातिगत जनगणना पर, और बगल वाला राज्य बिहार में चूंकि ये काम हो गया है तो यूपी में उसके लिए ज्यादा शोर मचाया जा रहा है। जी नहीं, देखिए आपने जो सर्वे दिखाया, भावेश ने जो बात की, उससे एक बात और साफ हो रही है कि जिस ओबीसी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं कि पूरे एक समुदाय है ओबीसी, वो ओबीसी समुदाय नहीं है ना। ओबीसी समुदाय जातियों में बटा हुआ और जाति स्पेसिफिक लीडर्स हैं। ओबीसी का लीडर ही कोई नहीं है। यादव वोट को आपने देखा वहाँ इंडिया अलायंस में वो मिल रहा है तो वो अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। अभी चर्चा हुई ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, तो वहाँ पर जाति जाति के राजनेता अलग अलग कास्ट के अपनी वोट बना रहे हैं। ओबीसी का कोई वोट बैंक उस तरह से नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कोशिश की कि 2012 में जब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी महासचिव बने उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने एक बड़ा काम किया कि जो जातियाँ थीं जिस यादव के साथ थी ओबीसी में, और दूसरी दलितों में जो जाटव थी बीएसपी के साथ थी, उसके अलावा जो जातियां थी जिनको कोई मौका नहीं मिल रहा था, जिनकी हिस्सेदारी नहीं हो रही थी, उन पर फोकस किया। और वही एक बड़ी वजह जो दिखाई देती है आपको कि ओबीसी का एक बड़ा ग्रुप जो है, वोट जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। तो लेकिन ये कास्ट वाला है और इसलिए महत्वपूर्ण होता है। हम लोग सोचते हैं कि अभी जब बात हो रही है कि एनडीए में 38 पार्टियां हो गई, तो वो 38 पार्टियों का क्या है भाई साहब कि एक पार्टी के पास एक सीट पे 10,000 वोट भी है ना, तो वो 10,000 वोट बहुत फर्क डालते हैं। एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी का उदाहरण बताता हूँ। पिछली बार 2019 में मछली शहर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 181 वोटों से जीते हैं। वहाँ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 15,000 वोट मिले। तो आप सोच लीजिए कितना मुश्किल था। अब राजभर साहब आ गए तो वो 15,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी राहत की सांस देते हैं। इसलिए वो छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे नेता जो रामगोपाल जी बात कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका वजन होता है कि वो पार्टियां या वो नेता उनको जिताने में मदद करते हैं। ओबीसी कोई होमोजेनियस क्लास है ऐसा नहीं है, और वो विचारधारा वाले भी नहीं है। राजभर साहब आज मोदी साहब के साथ हैं, कल राहुल गांधी जी के साथ होंगे, परसों अखिलेश यादव, ये आजकल परसों भी मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी प्रोग्राम में मैं चर्चा कर रहा हूँ। राजभर साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, शाम को प्रोग्राम खत्म हो तब कहीं और हो, ये भी नहीं है। तो वो विचारधारा के साथ नहीं चल रहे, वो अपनी सत्ता, अपनी राजनीति कहाँ सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचा रही है, कहाँ 2 टिकट उनको मिल सकते हैं, उसके साथ चलते हैं। और उनका जो वोट है वो भी नेताजी के साथ चलता है, इसलिए उनकी थोड़ी ताकत बनी रहती है। अब देखिए, वैसे तो हर कोई जाति से बंधा हुआ है, क्या अगड़ी, क्या पिछड़ी, क्या शेड्यूल कास्ट, क्या ट्राइब, लेकिन क्या ये थोड़ी जाति नहीं है कि हम लोग ये बात करते हैं कि इस फला जाति का नेता ये है, तो हर वोटर जो है जरूरी नहीं कि अपने किसी नेता के कहने पर कहीं भी हाँक दिया जाता है या कहीं भी वो चल पड़ता है। क्या आज आपको इतने पिछले कुछ चुनावों के डेटा को देखते हुए, वोटिंग पैटर्न देखते हुए, आपको वो जाति कहीं ना कहीं टूटती हुई भी दिखाई देती है कि किसी के काम पर, या नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति है तो उसके नाम पर कहीं जाति का विभाजन टूटता हो?
बिल्कुल, जैसे भावेश जी का सर्वे बता रहा है कि अगर 22% यादव के वोट बीजेपी को मिल रहे, तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो काम है उसके कारण जो अखिलेश यादव का बड़ा मजबूत वोट बैंक था, उसमें से भी 22% भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय तो और यादव जुड़ेंगे। देखिए, विजय जी जो बात बता रहे हैं उसी बात को मैं थोड़ा आगे जोड़ना चाहता हूँ। जब अमित शाह प्रभारी बने उत्तर प्रदेश के, तो सुनील बंसल के संगठन महामंत्री थे। उनसे बैठक में अमित शाह ने कहा कि मुझे हर विधानसभा की, हर लोकसभा का जातिगत डिटेल डाटा चाहिए, मुझे उन्हें जोड़ना है। और पूरी संगठन को उन्होंने छोटे छोटे पार्टियों को जोड़ने का काम किया। कहाँ किस जाति का प्रभाव है, किसको वोट करता है, उनका वोटिंग पैटर्न क्या है, उस जाति के कौन से वहाँ के स्थानीय लीडर है जिन्हें हम जोड़ सकते हैं, पार्टी के अंदर ला सकते हैं, उनके लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम अपने घोषणा पत्र में लेके आ सकते हैं। इस माइक्रो लेवल पर अमित शाह ने वहाँ पर जाति समीकरणों को सेट करने का काम किया और उसका परिणाम 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इस बात का उन्हें रिजल्ट मिला। तो मुझे लग रहा है जातियों के अंदर भी अब बहुत अवेयरनेस आ गई। ऐसा नहीं था कि पहले एक जाति है तो सब उसी भेड़ चाल में उसी को वोट दे देते। अब पढ़ा लिखा वर्ग भी आ गया, उनके अंदर कामकाज के कारण समझने लगे, टेक्नोलॉजी समझने लगे, मोबाइल समझते हैं, देखते हैं। तो अब उनका भी रुझान बदला है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, उसी को वोट देना। योजनाएं जो चल रही है अगर उसका उन्हें लाभ मिल रहा है, बिल्कुल। और इसी कारण रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इतना बड़ा जन समर्थन अक्रॉस द जातियों में मिल रहा है। ओबीसी में तो कोई एक जाति है नहीं, 100, 200, 400 जातियों के छोटे ने बटा हुआ है। तो अगर सारी जातियों का वोट बैंक प्रधानमंत्री मोदी को कुछ हिस्सा मिल रहा है, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इतने प्रचंड बहुमत से लगातार 2 चुनाव जीती है और लोकसभा की 80 सीटों में से इतनी ज्यादा सीटें 73 के करीब जीत चुकी है। भावेश, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अगर आपके बीच में कोई सवाल हो तो जी। अच्छा, ठीक। अच्छा, फिर एक बार आगे, फिर मैं पीछे भी माइक देता हूं। अपना नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम ऋषि है। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा आपसे आप सबसे ये सवाल है, अगर यही जो बिल पास हुआ है 2023 में, अगर यही बिल 2011 2014 में पास हो, पहले ही पास हो जाता, जो अब 181 सीट्स वुमेन्स को मिल रही हैं ये पहले मिल जाती, तो ये अब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाता। सुनने में आ रहा 2028 2029 इम्प्लीमेंट होगा। ये सवाल अभी मतलब लोगों के मन से जा नहीं रहा है कि आखिर देवेंद्र इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सौरभ, और किसी को भी ये लगता है कि अगर कोई चीज़ मिल रही है तो तुरंत मिल जाए। ऐसे में इनका जो सवाल है अक्रॉस द कंट्री आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस बात को पूछते हैं और वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि इसे बहुत पहले होना चाहिए। और 2010-11 क्यों, ये तो 27 साल से पार्लियामेंट का मुंह देखने के बाद लटका हुआ था। लेकिन बड़ा मसला ये है कि जो विलंब अभी हो रहा है, क्या वो किसी रणनीति के तहत हो रहा है, रणनीति का मतलब पॉलिटिक्स के तहत हो रहा है, या फिर उसके पीछे मजबूरी है। अगर आप फैक्ट्स को देखेंगे तो समझ में आएगा कि उसके पीछे मजबूरी है। बहुत आसान तरीके से समझें कि अगर यहाँ पे सीटों को बैठाने की जो व्यवस्था है, अगर मेरे अधिकार में दे दिया जाएगा किसको कहाँ बैठाना है, तो मैं अपने हिसाब से करने लगूंगा। मतलब ये कि अगर सरकार को यह तय करना हो कि कौन सी सीट महिला को रिजर्व करना है महिलाओं के लिए, तो सरकार अपने मनमाफी कर सकती है। इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन का सहारा इस लिहाज से लिया जा रहा है कि वो एक अर्ध न्यायिक बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसको हेड करेंगे और वो बॉडी तय कर दे, जो कि 2026 से पहले नहीं हो सकती। तो वही बॉडी तय करेगी कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाए, ताकि पारदर्शी तरीके से चीजें सामने आए। चलिए पीछे माइक दे दीजिए, उनको दे दीजिए। बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य है, जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा पर है, वो 5 दशक से ज़्यादा समय तक सरकार में रही है, वो ये कानून पहले इंट्रोड्यूस क्यों नहीं की? बिल लाती थी पर कानून नहीं बना पाई। और दूसरा सवाल ये है, जो जीते हुए ऑलरेडी एमएलए एमपी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए, जनता उनको वोट देके जिता भी रही है, अगर ये कानून जो बन जाएगा और 28-29 तक इसका लागू भी हो जाएगा, तो ये उस सीट को अगर महिला के लिए आरक्षण दे दिया जाएगा, उस पुरुष का क्या, उस एमएलए एमपी पुरुष का क्या जो अच्छे से जीत रहा है बार बार, तो दो सवाल हैं दरअसल उनके, एक कांग्रेस पर है और एक कि इससे जो चुनाव लड़ते आए हैं अभी तक जो अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस तो उनके हक पर आपको लगता है कि कांग्रेस में सवाल तो विजय जी अच्छा से दे सकते हैं, पर मैं उसका जवाब देता हूँ। कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर सीट, वो तो किसी भी सीट से जीत सकता है, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के दौर में तो काफी सारे प्रचार होता है कि अच्छा काम करे, अच्छा नेता, तो किसी भी सीट से चुनाव जीत सकते हैं, किसी और सीट से चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन इसके वजह, इस पर्टिकुलर रीजन के वजह से महिला वुमेन रिजर्वेशन ना लागू हो, ये बेईमानी होगी। नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जिसको कम से कम आपने सवाल पूछा है तो समझना चाहिए और सबको सोचना चाहिए। महिलाओं को उनका ये अधिकार पहले ही मिल जाना चाहिए था, और इसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि हम पुरुषों ने महिलाओं को उनका अधिकार समय से नहीं दिया।
अब जब आप ये कहते हैं कि वो पुरुष कहां जाएंगे, तो फिर तो ये सवाल होगा कि इतने सालों से उस सीट पर कोई महिला नेत्री क्यों नहीं हुई, कोई महिला नेता ये साहस क्यों नहीं कर पाती किसी पार्टी के दफ्तर में जाए या विधानसभा संसद तक पहुंचे। मुझे लगता है कि ये सवाल उसके साथ जुड़ा हुआ है कि क्या एक ही तरह के लोग हर वक्त एक ही जगह से चुने जाते रहेंगे, और यह भी सवाल है कि एक व्यक्ति 5 बार 8 बार 9 बार 10 बार सांसद होता रहे, ये लोकतंत्र की मजबूती है या फिर कहें कि राजशाही की तरफ बढ़ना। मुझे तो लगता है ये भी रोटेशन होना ये अच्छी बात है ना, कुछ और काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जरूरी, और कांग्रेस वाले बस एक बात कहूंगा कि वो जो कर रहे थे उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। राहुल जी देखिए ना, बार बार अफसोस करते हैं लेकिन फिर भी आप लोग स्वीकारते नहीं उनका अफसोस। यही है आपके सवाल का जवाब। देखिए, महिला आरक्षण से जुड़े सवाल तो लगातार आएंगे क्योंकि इतना बड़ा काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है और लोगों के मन में सबसे ज्यादा प्रभाव इस वक्त उसी का है। और चूंकि ओबीसी का मसला भी उससे जुड़ा हुआ ही है, जैसे राहुल गांधी की बात हुई तो राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं ना कि ये महिला आरक्षण बिल इसीलिए लेकर के आई है सरकार नरेंद्र मोदी क्योंकि उनको ओबीसी की गिनती नहीं करानी है, उनको जनगणना नहीं करानी है। मतलब वो राहुल गांधी की कोशिश है, विपक्ष की कोशिश है, पॉलिटिक्स ओबीसी पर हो, जाति पर हो। नरेंद्र मोदी ये महिला आरक्षण का बिल लेकर के आ गए। वो चाहते हैं कि अगर बात हो तो महिला के अधिकार की बात हो, अगर पॉलिटिक्स भी होनी है तो फिर आधी आबादी के नाम पर पॉलिटिक्स की जाए। तो आइए अभी हम लोग अभी हमने आपको जाति के कुछ डेटा दिखाया हमारे सर्वे में, उत्तर प्रदेश में कौन सी जाति का क्या रुझान दिखाई दिया। बिहार की बात हम करते हैं। बिहार के अंदर जाति सर्वे हो चुका है, उसके कुछ डेटा जो है कुछ देर में कुछ आने वाले वक्त में पब्लिश हो जाएगा। इस पर बड़ी कानूनबाजी और कोर्ट कचहरी का भी मामला चला था, अब बहरहाल वो हकीकत बन गया है। तो मैं आपके सामने, अब जैसे यूपी में हमने यादव का रुझान देखा था, ऐसे ही बिहार में डोमिनेंट कास्ट लालू यादव के वहां होने के बावजूद आप देखेंगे यादव का जो यादव वर्ग का रुझान इंडिया अलायंस के लिए यहां बहुत जबरदस्त है, 81%। मतलब यूपी से भी ज्यादा विपक्ष की ओर यहां पर विपक्षी अलायंस को पसंद कर रहा है यादव समुदाय। केवल 14% एनडीए को वोट देते हुए दिखाई देते हैं। कोयरी समाज की आप बात करेंगे तो 42% एनडीए, 49% इंडिया गठबंधन की ओर उनका रुझान दिखाई देता है। कुर्मी समुदाय 9% एनडीए, 78% इंडिया। अब ये आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये उनका जलवा आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बढ़ई भी कहते हैं, बढ़ई भी कहते हैं, विश्वकर्मा क्लास के नाम से भी आप इनको जानते हैं। 76% एनडीए की ओर वोट जाता हुआ इस समुदाय का दिखाई देता है, 14% इंडिया को। तेली समुदाय 63% एनडीए, 24% इंडिया गठबंधन। जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ और लगातार ये बात कही गई कि इसमें ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, विपक्ष ने इसको एजेंडा बनाया। सवाल देवेंद्र से है, एक स्टेटमेंट आया था तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा कि ओबीसी जो है बड़ा दबंग समाज होता है, देंगे नहीं तो छीन के अपना हक ले लेगा, तो कोई दबाने की कोशिश ना करे। तो आपको अब ये जो डेटा दिखाई दे रहा है ओबीसी समुदाय का, और इसमें भी एक कास्ट को छोड़ दें हम, अगर यादव को, कुछ हद तक आप कुर्मी को छोड़ दें, इन यादव और कुर्मी को छोड़कर बाकी ओबीसी बड़ा क्लियर कट है कि नरेंद्र मोदी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। क्या बताता है सौरभ? तेजस्वी यादव के जिस बयान को आपने बताया उनमें सिर्फ शब्द को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो वो असली मतलब समझ में आएगा, और वो ओबीसी कम्युनिटी के वोटिंग पैटर्न को भी बताएगा। जिस दबंगई की बात करते हैं वो जैसे फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड होता था ना, आज बैकवर्ड ओबीसी के अंदर भी उस तरह की सामंती मानसिकता के चलते वोटिंग पैटर्न निर्धारित होता है। बिहार जैसे राज्य में वहाँ जो ओबीसी में अति पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए नॉन यादव यानी कि जो कम्युनिटी है उनका जो फेडरल माइंडसेट है वो यादवों को लेकर है, क्योंकि यादव वहाँ पर दबंग जाती है और यादवों के दबंग को उनको ज़्यादा झेलना पड़ता है, ना कि किसी फॉरवर्ड कम्युनिटी के। तो वैसी स्थिति में वोटिंग पैटर्न उसी हिसाब से होता है कि यादव जिधर वोट करने जाएगा, नॉन यादव दूसरी तरफ उसके जाने की टेंडेंसी रहती है। दूसरी चीज़ कि कुर्मी वोट में इसमें कोई दो राय नहीं कि उन लोगों के लिए नीतीश कुमार सबसे प्रोमिनेंट आज भी हैं, हालांकि उनकी संख्या बिहार में लगभग 1.5% के आसपास ही सौरभ है। बड़ा मसला हो जाता है कि जो कोयरी वोट है वो किधर जा रहा है। वहाँ पर अगर आप इस सर्वे के डाटा को देखें तो लगभग बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्राउंड से फीडबैक मिलता है। कोयरी वोट भी अक्रॉस द स्टेट, हालांकि जेडीयू मानती है कि वो उनके साथ है और कुर्मी कोयरी का वोटिंग पैटर्न वो एक साथ मानते हैं, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो खुद कोयरी कम्युनिटी से आते हैं और कई सारे, उपेंद्र कुशवाहा भी इनके साथ हैं, कई सारे अलग अलग पॉकेट हैं जहाँ पॉकेट के आधार पर निर्धारण होता है। और जो डाटा हमें दिख रहे हैं इसमें ओबीसी कम्युनिटी का, सौरभ, ग्राउंड से बिल्कुल वैसा ही फीडबैक। देखिए, दो जातियों की बात रह गई थी, उसका भी हम डेटा दिखा देते हैं। बनिया समुदाय का वोट देखिए 82%, 82% तक एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है, 16% इंडिया गठबंधन के पास जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही अगर आप सोनार जाति की बात करें, सोनार जाति की बात, तो 63% वोट बीजेपी प्लस यानी एनडीए के साथ जाता हुआ दिखाई देता है और 20% इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई देता है।
यूपी और बिहार की बात चूंकि हम अलग से कर रहे हैं, तो यूपी में तो बहुत ज्यादा कोई जो गठबंधन के समीकरण हैं वो पिछले चुनाव से बदले नहीं हैं, लेकिन बिहार में ये बिल्कुल उलट हो चुका है। बिहार में अब जेडीयू दूसरी ओर है, नीतीश कुमार दूसरी ओर जा चुके हैं। अभी अधिकांश सर्वे जो हुए हैं उन्होंने ये बताया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2014 का अपनी परफॉर्मेंस दोहरा सकती है, यानी 19 से भी अच्छा। बिहार को लेकर के ओबीसी का ये डेटा किस ओर इशारा कर रहा है भावेश? सही, एक्चुअली क्या बात है, जो ओबीसी की जो पूरी राजनीति है बिहार में, यादवों की राजनीति, ओबीसी मतलब यादव समझा जाता था। यूपी में भी ओबीसी मतलब यादव समझा जाता था। बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है पिछले आप 10 साल से देखें तो बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है, वो यादवों की पॉलिटिक्स नहीं करती। वहाँ पे वो देखिए एक कमीशन का गठन किया गया था 2017 में, जस्टिस रोहिणी कमेटी कमीशन का। उसका रिपोर्ट आया पिछले जुलाई में शायद आया था। उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट में गया 2633 जातियां हैं ओबीसी में, सिर्फ यादव नहीं है। तो बीजेपी का फोकस वो 2633 में जो यादव माइनस करके है उसी में आपको ये दिखेगा, जो अलग अलग ओबीसी की जो जातियां उस पर फोकस है बीजेपी। आप देखिए जैसे उन्होंने कुशवाहा समाज के वोट को लगभग 50-50 कर दिया। जो बीजेपी ने उन्होंने वहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनाया है, जो सम्राट चौधरी को जो बनाया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को लेके आए, बीजेपी की यह रणनीति है कि जो समाज वहाँ पे दबंग है, वहाँ पे जो यादव का, जैसे अभी देवेंद्र जी बात करें तो यादवों का वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बिहार में नीतीश कुमार ने एक कमेटी का गठन किया था, बंदोपाध्याय कमेटी, उस भूमि सुधार को लेके था। उस कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था कि पिछले 15 साल में बिहार में जो जमीन का जो आदान प्रदान हुआ सबसे ज्यादा कुर्मी और यादवों का हुआ है। यादव और कुर्मी सबसे ज्यादा वहां पे दबंग बने और सबसे ज्यादा पैसे के मामले में सबसे ज्यादा सबल हुए हैं। तो भाई बाकी कास्ट का क्या होगा? तो ये जो आपको नतीजा दिख रहा है, इसी का नतीजा दिख रहा है कि यादव और कुर्मी के अलावा जितने भी अदर कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास है, वो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ते हुए। इसलिए मेरा सवाल ये था कि यादव और कुर्मी को छोड़कर अगर बाकी ओबीसी आपको बिल्कुल एक मुश्त दिखाई दे रहा है, एनडीए की ओर झुका हुआ खड़ा हुआ है बीजेपी के साथ, तो क्या नीतीश कुमार के जाने का वैसा नुकसान होगा जिसकी चर्चा बहुत लोग करते हैं? नहीं, उनका नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कुर्मी वोट आपने देखा ना, जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया कि ये सब जाति के नेता हैं। और जो अमित शाह की जो पॉलिटिक्स थी, जिसे बाद में एक बहुत अच्छा नाम कॉइन किया गया सोशल इंजीनियरिंग का, कि जो जातियां, यादव जातियां, खासतौर से ओबीसी की मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के साथ रही। लालू यादव आज ज़्यादा बड़े स्ट्रांग लीडर हैं अखिलेश के मुकाबले में, इसलिए 81% वहाँ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जी के पास 78% वोट तो दिख रहा है, लेकिन वो ओवरऑल वोट ही बिहार में 1.5% 2% है, तो उसका बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई दे रहा। और आप देख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड की जो वो सीट्स हैं वो लगातार कम होती जा रही हैं, और वो हमेशा किसी न किसी के साथ चुनाव जीतते हैं, चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो। तो उनको उस तरह से नीतीश कुमार के बीजेपी से जाने में बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला नहीं। जैसे अभी रोहिणी कमीशन का जिक्र किया गया, तो रोहिणी कमीशन में जो 2600 से ज़्यादा जातियाँ थी, उसमें 936 जातियाँ, आपको ध्यान देना पड़ेगा, 936 जातियों पर रोहिणी कमीशन ने कहा कि इन जातियों को कोई मौका ही नहीं मिला है। बिल्कुल, जो ओबीसी आरक्षण का जो फायदा है उनको नहीं मिला, उन जातियों को कहा गया। तो इसका मतलब था कि ओबीसी का भी जो आरक्षण था वो कुछ खास समुदाय, खास जातियों को मिला। अभी प्रधानमंत्री ने जो विश्वकर्मा योजना चालू की, वो 18 कामगारों पर बड़ी योजना है। उसमें से वो 18 जो कामगार हैं, कारीगर हैं, वो इन 936 जातियों में से हैं, जिस पे 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि जो जातियाँ आज इंडिया अलायंस के साथ हैं, वो उसके अलावा जो बचे हुए हैं जिनको फायदा नहीं हुआ है, उनका कैसे लाभ लिया जा सके और उन्हें कैसे लाभ दिया जा सके। इसमें एक छोटी सी बात जोड़ देता हूँ कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से ओबीसी वोट पर फोकस कर रही है, इस पॉलिटिक्स का फायदा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को मिलेगा जी। क्योंकि इंडिया अलायंस में जितने पार्टनर्स हैं कांग्रेस के अलावा, वो सब ओबीसी लीडर्स के पार्टनर्स हैं। तो जब ओबीसी की पॉलिटिक्स होगी तो उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान ही होने वाला है इस ओबीसी पॉलिटिक्स से। अच्छा, आपके बीच में यूपी, बिहार, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इनको लेकर ये कोई सवाल उठता हो अगर, तो आप लोग पूछ सकते हैं। यूपी बिहार की पॉलिटिक्स पर किसी के मन में कोई सवाल है? इधर जरा माइक मेरे पास भिजवा दें दोबारा। सौरभ जी, जब तक सवाल आप लें जी, तब तक मैं एक छोटी सी टिप्पणी जोड़ दूं। देखिए, जातियों की जो ये बात हो रही ना, जैसे अब ध्यान से अगर देखें तो जाट भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2-2.5% ही है। कौन सी जाति अपनी आवाज उठा देती है, किसका नेता बड़ा मजबूत हो गया है, उसके आधार पर भी उस जाति की राजनीति आगे जाती है। अब भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए बनाया था ना कि जाट नेता है, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं। और अगर कल को जयंत चौधरी के साथ कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा तो शायद उनको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी जाट को ही अपना अध्यक्ष बनाए।
तो ये भी राजनीति में इस तरह के भी समीकरण होते हैं जिसका सीधा वोटों पर असर पड़ता है। पूछिए। हम सब जानते हैं किसान आंदोलन के बारे में, तो यूपी और बिहार में जैसे आंकड़े देखे गए हैं यादव और जाट एनडीए के अलायंस में जाते, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे, बिकॉज राकेश टिकैत जी ने बहुत ज़्यादा उस वक्त प्रभाव डाला था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। और राकेश टिकैत ने मीडिया में चाहे जितना भी प्रभाव डाला हो, लेकिन जैसे जब वो चुनाव लड़े हैं तो ग्राउंड पे आप देखें तो ग्राउंड पे वैसा कोई सपोर्ट रहा नहीं है। और यादव और जाट का जो इक्वेशन दिख रहा है वो किसान आंदोलन से पहले का जो इक्वेशन था, किसान आंदोलन से बाद का इक्वेशन भी वैसा ही है। बिहार में तो खैर इसका कोई असर ही नहीं था, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़रूर असर था, लेकिन वो पहले की स्थिति थी। उस आंदोलन के चलते बहुत फर्क नज़र आ गया, ऐसा ग्राउंड से फीडबैक नहीं मिलता। नमस्कार सर, मेरा नाम बीके मिश्रा है। मेरा सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से है। हाल ही में हमने देखा है कि सनातन धर्म पे इंडिया अलायंस के बहुत सारे नेता हैं जो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन धर्म है, कीड़े मकोड़ों का धर्म है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बातें आ रही हैं। तो जो इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख लोग हैं आखिर इन बातों को आके खंडन क्यों नहीं करते हैं? आखिर क्या कारण है, क्या मजबूरी है ऐसी? नहीं, मुझे लगता है कि आप जवाब दीजिए, फिर इससे जुड़ा सर्वे का नतीजा मेरे पास है। उनको मुझे लगता है कि वो शायद इस वजह से इससे बच रहे होंगे कि उनको लगता है कि कोई एक तरीका निकला है जिसमें हिंदू बटा हुआ दिखे, यानी हिंदू वोट जो एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जा रहा है वो थोड़ा डिवाइडेड हो जाए। उनको लगता है कि शायद कोई ऐसी सूरत एक बने जिसमें हम इसको उस तरह से समझा पाएं कि ये अगड़े पिछड़े की लड़ाई है या अगड़े और दलित की लड़ाई है, या जिसको हम कहते हैं ना कि छुआछूत वाली लड़ाई है। लेकिन शायद पहले से अब समीकरण बहुत बदला है, अर्बनाइजेशन बहुत हुआ है, शहरीकरण हुआ है, बगल के फ्लैट पे कोई रह रहा है तो जाति के आधार पर, गांव में पूर्वा होता था जाति के आधार पर, अब वैसा नहीं होता है। उत्तर भारत में इस गठजोड़ को, विपक्षी गठजोड़ का इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी को खुलकर इसके खिलाफ बोलना चाहिए था, जिसमें वो चूक गए। विशेष करके राहुल गांधी के मुंह से लोग सुनना चाहते थे, क्योंकि वो भी एक दिखता है ना कि राहुल गांधी सब मुद्दों पर बोल देते हैं, यहां आकर वो चुप हो जाते हैं, तो वो उसका नुकसान होता हुआ दिखता है। अब कितना नुकसान हुआ या बीजेपी को इस विवाद का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, यह सवाल हमारे सर्वे में पूछा गया था और क्या जवाब मिला है और उसका नतीजा क्या बताता है यह हम आपको बताएंगे। एक पहले तो एक ब्रॉड सवाल कि आखिर हिंदू समुदाय के अंदर, हिंदू समाज के अंदर कौन सी पार्टी पहली पसंद है वोटर की, यानी बीजेपी को, एनडीए को कितने परसेंट हिंदू वोटर पसंद करते हैं, कितना परसेंट जो है कांग्रेस को पसंद करते हैं या इंडिया अलायंस को पसंद करते हैं। तो ये पहला सवाल था, इसमें हमने उनके सामने मुद्दा नहीं रखा, बस इतना पूछा बतौर एक हिंदू आपकी पहली पसंद कौन सी पार्टी है। तो जवाब आपके सामने आएगा। 52% जवाब जो था ये हिंदू वोटरों के बीच में ही सर्वे हुआ, तो 52% हिंदू वोटर वो एनडीए को वोट करते हुए फिलहाल उनका मन जो है बना हुआ दिखाई देता है। और इंडिया अलायंस के लिए 29% हिंदू वोटरों ने अपनी पहली पसंद बताया इंडिया अलायंस को, और कोई और दल, कोई और नेता 19% हिंदू मतदाता की पसंद होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि किस दल, किस नेता को कितना परसेंट हिंदू वोट मिलता हुआ आज की तारीख में दिखाई देता है। तो एनडीए गठबंधन को 52% हिंदू वोट मिल सकता है, इंडिया अलायंस को 29% और बाकियों को 19% हिंदू वोट मिल सकता है। आपके मन में सीधा सवाल आएगा, ये वोट बढ़ा है या घटा है? तो मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है 2019 का। चुनाव आयोग ऐसे आंकड़े जारी नहीं करता है कभी कि इस जाति ने, इस धर्म के लोगों ने कितना वोट किस पार्टी को किया। ये चुनावों के बाद फिर सर्वे होते हैं, फिर पता लगाने की कोशिश होती है कि किस आधार पर वोट डिवाइड हुआ है, पुरुष महिला, नॉर्थ साउथ, शहर ग्रामीण, ऐसे ही हिंदू या कोई और वर्ग या मुस्लिम वोट कितना किसी को गया। तो जो सर्वे हुए थे, जितने भी सर्वे, वो एक आसपास एक फिगर के पहुंचे थे, और वो फिगर एग्जैक्टली यही था जो डेटा मैंने भी आपको दिखाया। यानी 2019 में भी लगभग 52% हिंदू वोट एनडीए गठबंधन को मिला था, और आज 5 साल लगभग बीत गए, उसके बाद भी एनडीए के लिए 52% हिंदू वोट जाता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर आप इस वक्त आप बीजेपी के नेता हो तो ये डेटा जो है ये आपको अच्छा लगेगा या आप चाहेंगे कि इसमें और बढ़ोतरी हो? हर्षवर्धन जी से ही सवाल है मेरा। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि उनकी आंखें चमक उठेंगी। इससे खूबसूरत क्या बात होगी कि 2019 के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आज भी हिंदुओं के लिए टिकी हुई है, और 2019 का मतलब 303 सीटें अपने बूते। 2019 का मतलब कि कांग्रेस पार्टी 50 के आसपास। 2019 का मतलब कि इस देश के बड़े हिस्से से विपक्ष का लगभग शून्य हो जाना। मैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात कर रहा हूं। और इसका एक मतलब और ही होगा
नरेंद्र मोदी जो यूनाइटिंग फैक्टर थे वो हैं, और जो कोशिश विपक्ष कर रहा था कि कुछ जातियां हिंदू में से टूटेंगी, क्या नहीं टूट रही। और अगर वो नहीं टूट रही हैं, और अभी जनवरी में राम मंदिर फिर से जब बनता हुआ दिखेगा, जब उसका भव्य लोकार्पण होगा, नरेंद्र मोदी जिसको कहते हैं ना कि त्रिपुंड लगा के भगवा पट्टा पहनकर और चलेंगे और दुनिया भर के लोग वहां पहुंचेंगे, तो फिर उसका परिणाम हिंदू के साथ कुछ मत प्रतिशत और जुड़ता हुआ दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो हिंदू वोट एकजुट अभी भी आपको बीजेपी के पीछे खड़ा दिखाई देता है, कम से कम डेटा ये बता रहा है। और जो बात हमें ये हिंदू वोट के सवाल पर डेटा ने बताया, ये जाति में नहीं बटा हिंदू, ये जाति का डेटा भी बता रहा है, जो इससे पहले हमने दिखाया ओबीसी का डेटा भी ये बता रहा है। हालांकि ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ये आंखें चमकने वाला फिगर होगा कि 52% पर है और उनका हिंदू वोटर इंटैक्ट है, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में। एक हिंदू वोटर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पहचान की जाए कि हिंदू वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। इसका मतलब है कि जो प्रधानमंत्री जी की जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसमें कुछ और काम करने की जरूरत है। ये वोट भले ही 60% हो जाए, लेकिन सिर्फ हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी की पहचान बने, ये कोई डेमोक्रेसी के हिसाब से देखिए बहुत अच्छी बात नहीं समझता। इसमें ये सच बात है, मैं अपनी समझ से ये बात कर, आपकी बात आनी चाहिए, आपकी राय हम सबके लिए बड़ी सम्मान की बात है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब सवाल पूछा जाएगा किसी से, तो एक तो सवाल कैसे पूछा गया उस पर निर्भर करता है, दूसरा हर हम में से भी बैठा हर व्यक्ति अपने आप को किसी ना किसी वर्ग समुदाय समूह के साथ एसोसिएट तो करता ही है ना। मैं फिगर को कोई जाति के साथ करता है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं किसी और नाम पर करता है, मैं नंबर पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये इमेज भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी की नहीं बननी चाहिए कि सिर्फ 52% हिंदू जो है ना वो उनके साथ है। 70% वोट जो हो भले ही नरेंद्र मोदी के साथ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें सब लोग शामिल हो। और भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की ये पहचान नहीं बननी चाहिए कि वो जब आप सब कहते हैं, जब आप सब कहते हैं, जब हम कह रहे हैं 52% हिंदू वोट, तो ये हिंदू वोट तो देश का 80% वोट हुआ ना। देश के 80% वोट का 52% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बचा तो 20% बाकी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सबका वोट। अब उनमें से कितना वोट जा रहा है, ये शायद इस सर्वे का हिस्सा ना हो, आगे किसी और सर्वे का। एक इमेज की बात कर रहा हूं कि आपकी एक इमेज बनती है। हिंदुस्तान जो है एक सेक्युलर कंट्री, अभी फिर वो बहस शुरू होगी कि सेक्युलर और सोशलिज्म पर जो डिबेट शुरू हुई थी संविधान को लेकर, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की एक इमेज हिंदू नेता के तौर पर होनी चाहिए? जब मैं सबसे बात रिपीट कर रहा हूं, जब हम 80% हिंदू वाला देश है, जरूरी है। देखिए है क्या ना, कई बार हम जब इस तरह की बात करते हैं और विजय जी जो कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, मैं दोनों को जोड़ के बताता हूं। उन्होंने कहा वोट मुसलमानों का मिले न मिले, आप लोग घर घर जाइए, और 52% हिंदू वोट मिल रहा है, इसका मतलब बहुत सा हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। तो आप उसके आधार पर यह कह सकते हैं ना। और इसका दूसरा पहलू है कि इसका मतलब देश के सारे राजनीतिक दल वो मुस्लिम परस्त हो गए, वो हिंदुओं का वोट नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब तो यह भी हुआ, अगर भाजपा के ऊपर यह आरोप लगेगा तो जो दूसरे वोट हैं वो अगर उनको नहीं मिले तो मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं क्या। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने एक वर्ग में वो विश्वास जगाया है, दूसरा वर्ग उसके साथ उस तरह से नहीं जुड़ा, ये भले कह सकते हैं। और बाकी हिंदू नहीं, यही चिंता की बात, चिंता की बात नहीं है, ये इस देश का मूल चरित्र है। चिंता क्यों होनी चाहिए? अगर कोई बहुसंख्यक समाज है वो किसी देश की सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़ा या कहीं जुड़ा तभी सत्ता में आई, तो ये तो अच्छी बात है ना, डेमोक्रेसी में यकीन बढ़ रहा है लोगों का। देवेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? और सर इसको थोड़ा इस रूप में समझें कि इसमें नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कितना रोल है। अगर सेंगोल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट जाते हैं और उससे कांग्रेस पार्टी उस पर ऐतराज जताती है, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं? अगर सनातन के अपमान की बात कही जा रही है और न सिर्फ तमिलनाडु से बल्कि कर्नाटक से भी वही आवाज़ आ रही है, बिहार से भी वही आवाज़ आ रही है, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी का रोल नहीं है। इसमें हिंदुओं के खिलाफ जाने का मैसेज कांग्रेस पार्टी और अलायंस के लोग खुद दे देते हैं, और वहाँ पर तो फिर ऐसे डाटा तो सामने आएंगे ही आएंगे। समस्या तब होती है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की बात करते हैं। अगर आप ही बार बार भगवा आतंकवाद जैसी बातें कहें, राम मंदिर को लेकर अगर कुछ पूछा जाए तो वहां पर उटपटांग बयानबाजी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि हिंदू वोट बीजेपी के लिए कंसोलिडेट हो रहा है नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो इस पर नरेंद्र मोदी क्या करें? बिल्कुल, और उस कंडीशन में वो भले इस पर वो बांट नहीं रहे हैं, लेकिन अगर अपोजिशन वैसे बांटने वाली पॉलिटिक्स कर रहा है, जिसको बार बार वो लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बयान देते हैं, बिहार के मंत्री चंद्रशेखर जैसे बयान दे रहे हैं, कर्नाटक में खड़गे के बेटा जैसे बयान देते हैं, उनके सुपुत्र को आपने सुना, उदयनिधि स्टालिन जैसे बयान देते हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसका खंडन भी नहीं किया जा रहा हो,
तो वैसे कंडीशन में तो फिर कंसोलिडेशन नहीं, होगा ही ना होगा। मैं तो चलिए कमलनाथ जी के अंदाज में कहता हूं ना भैया, 80% हिंदू वाला देश है, वहां हिंदू 52% किसी पार्टी को मिल रहा है, तो ये इसमें ये सवाल खड़ा ही क्यों होना चाहिए? ये सवाल का कोई और क्या दुनिया की- 48% कहीं और भी दुनिया जा के भी रहा किसी है। देश में इस तरह से सवाल खड़े समीर नहीं जी, खड़े समीर होते होंगे। मेरा तो कहना 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तभी से उनका ध्यान था हिंदी, हिंदुत्व और हिंदुत्व के ऊपर। तो आडवाणी रथ यात्रा इसे लेके थी राम जन्म मंदिर के लिए कि भाई हिंदुत्व का वोट कंसोलिडेटेड उनको वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिले। उत्तर प्रदेश की सरकार उन्होंने राम मंदिर के नाम पे गवा दी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का तो पहले से फोकस रहा है कि हिंदू का बड़ा बहुसंख्यक वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहे, दूसरे धर्म के लोग वोट दे तो ठीक, बड़ा वोट बैंक हमेशा जुड़ा रहा है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी उसी पे काम करती रही है। यही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 52% वोट बैंक जुड़ा हुआ है। देखिए इस सर्वे की बड़ी फाइंडिंग है, ये बड़ा नतीजा, 52% तक हिंदू वोट अभी भी नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।